नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने इतिहास पढ़ने के क्रम में पुरापाषाण काल के बारे में जाना। इसे 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करके भी जाना। और सेकंड हमने जाना मध्यपाषाण काल के बारे में जाना। हमने जाना यहाँ से इसके क्रम में बढ़ने पर कृषि के साक्ष्य देखने मिले। इसके बाद नवपाषाण काल तक पहुँचते पहुँचते कृषि एक परिपक्व अवस्था में आ चुकी थी और स्थायी सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब नवपाषाण काल में जब कृषि का विकास हो ही चुका था तो इसने कई संभावनाओं को पैदा किया, जिनके परिणाम स्वरूप आगे चल करके हमें 2 सभ्यताएं देखने को मिलती हैं। पहली है ताम्रपाषाण काल, इसे हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। और फिर एक सभ्यता हमें नजर आती है हड़प्पा सभ्यता। इनको पढ़ने के बाद लगभग हमारा पुरातात्विक आधार पर जो हमारा जितना भी इतिहास है, प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल कंप्लीट हो जाता है। अगर हम इनका कालक्रम देखें तो पुरापाषाण काल हमारा शुरू होता है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, और मध्यपाषाण काल हमारा शुरू होता है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक, और फिर नवपाषाण काल शुरू होता है हमारा 6,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व। और इनके बाद 3500 ईसा पूर्व के बाद से हमें नजर आता है ताम्रपाषाण काल, और उसके समय ही हमें उत्तर पश्चिम में ताम्रपाषाण काल के समय में उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में हमें नगरीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम हड़प्पा कहते हैं। अब हम थोड़ा सा समझेंगे ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं। दरअसल ताम्रपाषाण काल का मतलब ये होता है जब प्रस्तर के साथ में जब तांबे का प्रयोग होने लगा, प्रस्तर के साथ में जब तांबे का भी प्रयोग होने लगा तो हमने उसे ताम्रपाषाण काल कहा। तो ये जो संस्कृति थी यहाँ पर कृषि विकसित थी, कृषि के साक्ष्य में मिलते हैं। और इसी के समय पर अगर हम कुछ क्षेत्रों में करें तो ये पत्थर था, तांबा था, और जब तांबे के साथ टिन मिल गया तो उससे बना कांसा, और ये जो कांसा, ये जो सभ्यता इसने जो पैदा की उसे हम कहते हैं हड़प्पा। दरअसल ताम्रपाषाण काल जो था वह ग्रामीण अवस्था में था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता हमें एक नगरीय व्यवस्था देखने को मिलती है। कृषि विकसित अवस्था में थी, व्यापार विकसित अवस्था में था। अगर हम बात करें ताम्रपाषाण काल और इनके अंतर को थोड़ा और गहराई से समझा जाए तो इधर समझें। मान के चलें ये एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का पूरा कालक्रम है, ठीक। यहाँ पर इसके कुछ, जब ताम्रपाषाण काल चल ही रहा था तो इसके कुछ समय बाद हमें यहाँ से लेकर इतना समय मान लें, इसे हम मान सकते हैं आप 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, तो हमें कुछ क्षेत्र नगर के रूप में विकसित होते नजर आते हैं, जिनके पीछे कारण था कांसे का विकास हो जाना और व्यापार और कृषि का उन्नत अवस्था में भी होना। ये कुछ ऐसे तत्व थे जिनके कारण हमें नगर देखने को मिलते हैं 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के मध्य में। तो जब इससे जो पहले की जो अवस्था है 2600 से पहले की, इसे हम प्राक हड़प्पा भी कहते हैं, यानी कि प्राक हड़प्पा, और 1900 के बाद को हम परवर्ती हड़प्पा भी कहते हैं। यानी कि जो हड़प्पा का जो विकास हमें देखने को मिलता है यह ताम्रपाषाण काल के समय में ही देखने को मिलता है, यानी कि इसी के समानांतर देखने को मिलता है। सबसे पहले जानते हैं ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं। जैसा कि हमने जाना 3500 ईसा पूर्व के बाद देखने को मिलता है हमें ये, और नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण कालीन स्थल हमें देखने को मिलते हैं। हमने जाना यहाँ पत्थर के साथ साथ धातु का प्रयोग शुरू हुआ, और ये जो धातु था ये धातु था तांबा, कॉपर। तकनीकी रूप से जो ताम्रपाषाण सभ्यता है हड़प्पा से पहले की है। जाहिर है कि अगर तकनीकी रूप से देखा जाए, तकनीकी रूप का मतलब ये है कि पहले तांबा का प्रयोग शुरू हुआ और तांबा के बाद में
कांसा का प्रयोग आया। क्यों? क्योंकि तांबे में टिन मिलना अभी बाकी था, तब कांसा आया। तो तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो ये जो ताम्र पाषाण संस्कृति है हड़प्पा से पहले की है। किंतु कालक्रम के अनुसार का क्या मतलब है कि हड़प्पा की कार्य संस्कृति पहले आती है। मतलब क्या है कि जो हड़प्पा है, जो विकसित हड़प्पा है, अधिकांश ताम्रपाषाण कालीन स्थलों से पहले नजर आती है। भले ही हमें कुछ ये इधर मान के चले ताम्रपाषाण काल के स्थल नजर आते हैं, लेकिन वो उतने विकसित अवस्था में नहीं थे, तो इसीलिए कालक्रम के अनुसार से हम हड़प्पा को पहले पढ़ते हैं। और अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियां बाद में भी नजर आती हैं हड़प्पा के। जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा के 1900 ईसा पूर्व के बाद भी कुछ संस्कृतियां हैं जो कि हमें परवर्ती हड़प्पा के तौर पर नजर आती हैं, जिन्हें हम ताम्रपाषाण संस्कृति भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांस्य का उपयोग करने लगे। सिंधु नदी के बाढ़ के मैदान में रहने के कारण इनकी उपज बेहतर हुई, जिससे नगरों का विकास हुआ। ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। ताम्र संस्कृति निम्नलिखित क्षेत्रों में पाई गई है। कुछ ऐसे क्षेत्र मिले हैं जहां पर के ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर दो स्थल काफी प्रमुख हैं, एक है आहार और एक गिलुंद, और इसे बनास घाटी में स्थित है, तो इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। 2000 ईसा पूर्व के आसपास इसका समय ठहरता है। और दूसरा है मालवा संस्कृति। इसके जो स्थल हैं, एक है कायथा और दूसरा है नवदा टोली। इसे कायथा संस्कृति भी कहा जाता है। तीसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जोरवे, नेवासा, देमाबाद, इनामगाम इत्यादि स्थल मिले हैं। ये सभी स्थल जोरवे संस्कृति से संबंधित हैं, इसे जोरवे संस्कृति कहा जाता है। इसका जो टाइम है 1400 से लेकर के 700 ईसा पूर्व के आसपास का ठहरता है। अगर हम संस्कृति जो थी ताम्रपाषाण काल, हमने जाना कि यह ग्रामीण थी और साथ ही ग्रामीण के साथ साथ ये कृषक थे। किंतु कुछ ऐसे स्थल हैं जहां से हमें नगरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि इनामगाम और एक देमाबाद। आगे हम जानते हैं कि जब नवपाषाण काल का समय समाप्त हो रहा था तो कुछ संभावनाओं को उस काल ने पैदा किया, जैसे कि कृषि का विकास हो जाना, पहिए का आविष्कार हो जाना, और भी कुछ उन्नत प्रकार के तकनीक का विकास होना, जिसने लोगों के जीवन को काफी सुगम बनाया और सभ्यताओं के उदय को प्रोत्साहन किया। दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक काफी महत्वपूर्ण सभ्यता को, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता को, जिसे हम कहते हैं सिंधु सभ्यता। जिस टाइम पर सिंधु सभ्यता का उदय होता है वो एक मात्र सभ्यता नहीं थी भारत के अंदर। उस समय मेसोपोटामिया, ये वाला क्षेत्र देखें आप गौर से, ये इराक के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर दो नदियाँ हैं, दजला और एक नदी है फरात। यानी कि मेसोपोटामिया जो क्षेत्र था, एक नदी है दजला और एक है फरात। इनके इर्द गिर्द इस सभ्यता का उदय होता है। और मिस्र का जो उदय है वह नील नदी में के आसपास हमें देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता का उदय हमें सिंधु नदी के इर्द गिर्द देखने को मिलता है। और हो नदी, चीन के हो नदी घाटी में, यानी कि हो नदी में ही एक सभ्यता का उदय देखने को मिलता है। इन सारे क्षेत्रों को अगर देखा जाए, ये सब नदी घाटियों में विकसित हुए। नदी घाटियों में विकसित होने के कई कारण हैं, जैसे कि परिवहन की व्यवस्था का होना। तो परिवहन का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी नगरों में। क्यों? क्योंकि नगरों की एक विशेषता होती है कि खाद्यान्न को पैदा नहीं करते, ये खाद्यान्न के ऊपर निर्भर रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से। तो ग्रामीण क्षेत्रों से जब कोई भी खाद्यान्न आएगा तो वो नदी के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से नगरों तक पहुंचेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र हैं नदी के किनारे विकसित हुए। और नदी के किनारे विकसित होने का एक बड़ा कारण है कि इनके जो नदी घाटी थी वहां पर कृषि की जाती थी। तो नहर का, सिंधु सभ्यता में नहर का साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन मेसोपोटामिया में नहर का साक्ष्य मिलता है। सिंधु घाटी में जो खेती की जाती थी वो कुछ इस प्रकार से की जाती थी। अब बाढ़ आने के बाद जो अवसाद आते थे, उसके साथ जो उपजाऊ मृदा आती थी, उसमें बीजों को बो दिया जाता था और दूसरी बार बाढ़ आने से पहले उस फसल को काट लिया जाता था।
तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता में खेती की जाती थी। और जल सिर्फ परिवहन कृषि ही नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए भी काफी जरूरी होता है। आगे अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो भारत में जो सिंधु सभ्यता है ये हमें 3 देशों में देखने को मिलती है। पहला अफगानिस्तान, और दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा है भारत। पाकिस्तान में काफी सोरतू घई, पाकिस्तान और भारत से कई स्थल मिले हैं, और मुंडी गाक ये भी अफगानिस्तान में है। ये 3 जगहों से सिंधु सभ्यता हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की तो अब तक 2800 स्थलों की खोज की गई है। अगर अभी भी देखा जाए तो ऐसे कई सभ्यताओं का और उदय हो सकता है, और स्थलों का अगर खोजा जाए तो और नए शोध के विषय हमें मिल सकते हैं, और जो वर्तमान जो समझ है ये और अधिक विकसित हो सकती है। तो आज भी एक शोध की ज़रूरत है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता में हड़प्पा को खोजा गया 1921 में रखालदास साहनी के द्वारा। तो इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता को ही खोजा गया था 1921 में रखालदास साहनी के द्वारा, और जो हड़प्पा है रावी नदी के तट पर है, और इसे सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के इर्द गिर्द यहाँ बस्तियों का विकास हुआ। सबसे उत्तर में जो यहाँ पर जो हमें एक साइड देखने को मिलती है वो जम्मू कश्मीर की मांदा है, और सबसे पूर्व में जो हमें मिलती है उसे हम कहते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वह उत्तर यूपी के मेरठ में है आज। और सबसे पश्चिम में हमें जो मिलता है वो सुतका गिंडुर है। सुतका गिंडुर से लेकर के आलमगीरपुर तक और मांडा से लेकर के नर्मदा नदी तक, ये नर्मदा नदी है यहाँ तक, यानी कि दैमाबाद, महाराष्ट्र के दैमाबाद तक। तो ये उत्तर से लेकर के दक्षिण और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता की कुछ अवधारणा की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप के यानी कि ताम्रपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था। इसका उद्भव भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में हुआ। 1921 में हड़प्पा स्थल से ही सर्वप्रथम सभ्यता की जानकारी मिलती है, तो इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हमने जाना इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। ये एक नगरीय व्यवस्था थी। नगरीय व्यवस्था थी, यहाँ पर व्यापार उन्नत अवस्था में था, कृषि भी उन्नत अवस्था में थी। इसका जो विस्तार है उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी यानी कि दैमाबाद, महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, पश्चिम में सुतका गिंडोर से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर यानी कि आज का मेरठ तक है। अब तक 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं और इन्हें इसी आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला आरंभिक हड़प्पा, एक परिपक्व हड़प्पा, और तीसरा आता है उत्तर हड़प्पा। अब आरंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, यानी कि इसे हम परवर्ती हड़प्पा भी कहते हैं। अब इसके उदय को लेकर के बात की जाए तो जैसे ही अंग्रेजों के समय पर इसकी खोज हुई थी
1921 में सबसे पहली साइट खोजी गई। तो अंग्रेज ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में इतनी बड़ी सभ्यता थी। कहीं ना कहीं जो उनका जो सिद्धांत था उसके खिलाफ जा रही थी। तो इसको लेकर के मेसोपोटामियाई उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा था। दरअसल मेसोपोटामिया की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है उसे समझते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि सिंधु सभ्यता भारत में पैदा ही नहीं हुई, ये मेसोपोटामिया की देन है। और मेसोपोटामिया की देन कैसे है? दो आधारों से देन है कि एक चिंतन तो ये कहता है, पहला विचारधारा बोलती है कि जनसंख्या मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता की तरफ गई, यानी कि सिंधु नदी के इर्द गिर्द गई, तो वहां पर उन्होंने मेसोपोटामिया की तरह नगरों का उदय किया। दूसरा कहता है कि नगरीकरण का विचार गया। यहां पर जनसंख्या नहीं, विचार गया। तो ये जो दो तत्व दिए जाते हैं, जो ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता भारत में नहीं बल्कि मेसोपोटामिया की देन है। अब हम इनका अध्ययन करेंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है। तो आइए, ये जो मेसोपोटामिया से भारत की ओर जनसंख्या आई, जनसंख्या का जो प्रसार हुआ, इस विचार को देते हैं गॉर्डन और दूसरे हैं क्रेमर। मार्टिन व्हीलर का कहना है कि नगरीकरण का विचार आया। अवधारणा के विपक्ष में जो तर्क दिया जाता है, अब कुछ लोगों ने आगे चल करके इस तर्क को खारिज कर दिया। नंबर पहला जो तर्क दिया जाता है, दोनों की नगर निर्माण योजना में अंतर है। जैसे कि मान के चलें हड़प्पा सभ्यता की जो नगर निर्माण योजना है और मेसोपोटामिया की नगर निर्माण योजना है, इन दोनों में काफी अंतर है। और दूसरा तर्क जो दिया जाता है, मोहर लिपि के स्वरूप में अंतर है। जो मोहरें मेसोपोटामिया में पाई गई हैं, वो मोहरें हड़प्पा सभ्यता में पाई गई हैं, उनमें काफी अंतर देखने को हमें मिलता है। और तीसरा कारण जो इस बात को खारिज करता है कि ईंट एवं उपकरणों के निर्माण में काफी भिन्नताएं देखी जाती हैं। और चौथा कारण है, मेसोपोटामिया में नगर नहर का उपयोग किया गया है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में नहर को उपयोग का साक्ष्य केवल अफगानिस्तान के सूरतुघू से मिलता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो भारत में नहर का साक्ष्य नहीं है। और इतना ही नहीं, मेसोपोटामिया में मंदिर देखने को मिलता है, लेकिन भारत में मंदिर नहीं मिलता देखने को। तो ये 5-6 अंतर हैं जिनके आधार पर हम साबित करते हैं कि नहीं। अब फिर प्रश्न उठता है, तो फिर मेसोपोटामिया की सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति हुई कैसे? अब इसको लेकर के आगे शोध जब हुए तो सर्वाधिक प्रचलित जो मत है उसमें है एक क्रमिक विकास का सिद्धांत। कैसे क्रमिक विकास का सिद्धांत? नवपाषाण काल की जो हमें साइट्स देखने को मिलती हैं वह उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। ये भारत मान के चले से, तो इस जगह पर तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का उदय यहीं हुआ। अगर हम प्राक हड़प्पा को देखें तो उसी में हमें कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमें कृषि देखने को मिलती है और थोड़ा बहुत व्यापार भी देखने को मिलता है। तो ये जो क्रमिक रूप से जो विकास हो रहा था उसी का परिणाम है। तकनीकी का विकास हो रहा था, जैसे कि तकनीकी के विकास ने प्रोत्साहन किया। अब तकनीकी के विकास ने कैसे प्रोत्साहन किया? मान के चलो कांसे का विकास, कांसे के विकास से आगे चल करके हमारे यहाँ चाक का प्रयोग, इस चाक के प्रयोग ने पहिए को भी बनाया, मृदभाणों को भी बनाया। आगे चल करके कृषि का विकास हो रहा था। पहले हमारे यहाँ पर सबसे पहले कालीबंगा, यानी कि जिसे कि प्राक हड़प्पा स्थल माना जाता है, वहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। आगे चल करके यही परिपक्व हड़प्पा सभ्यता तक का मार्ग प्रशस्त किया। आगे चल करके व्यापार भी क्रमिक रूप से, जितनी भी चीजें थी ये सब क्रमिक रूप से आगे बढ़ी और इन्होंने ही एक सभ्यता का मार्ग प्रशस्त किया। यही मत सर्वाधिक प्रचलित है। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की,
तो सबसे बड़ी विशेषता है नगर निर्माण योजना, और दूसरी एक बड़ी विशेषता है व्यापार, और तीसरी है विज्ञान और तकनीक, क्योंकि उस समय पर इतनी बड़ी नगर योजना का होना ये कहीं ना कहीं विज्ञान को दर्शाता है, तकनीक को दर्शाता है। और चौथी है, जब नगर हैं, नगरों की एक बड़ी विशेषता होती है सांस्कृतिक विविधता। नगर में कोई एक संस्कृति या कोई एक धर्म प्रचलित नहीं हो सकता। आगे अब हम बात करते हैं नगर निर्माण योजना की। जैसे कि हमने अब तक जाना कि 2800 अब तक खोजें हो चुकी हैं। इन सबको एक ही सूत्र में बांट करके समझा तो नहीं जा सकता, तो फिर भी इनके बावजूद भी हमने कई ऐसे प्रयास किए हैं, इनको समझने की कोशिश की है। जैसे कि ये मानना है कि ये जितने भी नगर हैं अधिकांश दो भागों में विभाजित हैं। प्रथम भाग जो ऊंचे दुर्ग पर बने हैं जिसमें शासक वर्ग रहता था, और सामान्य, और ये दूसरा जो भाग है वो निचले स्थान पर बना है जहाँ पर सामान्य जनता रहती थी। आप इसको इस चित्र के माध्यम से देखें। यह आप एक बड़ा सा स्थान देख रहे हैं, ये शासक वर्ग का है, और उनके जो और पास जो निचले स्तर पर जो मकान मिले हुए हैं वहां पर आम जनता रहती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा है ये। कालीबंगा, सैंधव बस्तियां की नगर योजना में कुछ समानताएं हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की नगर निर्माण योजनाएं में कुछ समानताएं हैं। ये नगर हमें दो भागों में विभाजित हैं। एक है पश्चिम जहां पर के शासक वर्ग रहता है, दूसरा पूर्व जिसमें आम जनता रहती है। और जो पश्चिम के जो क्षेत्र हैं ये इन्हें दुर्ग भी कहा जाता है। ऊंचे चबूतरे पर बने हैं, रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, और जो पूर्व में जो स्थल है वहां आम जनता रहती है। कालीबंगा को छोड़कर लगभग सभी नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। जल निकासी की बेहतर व्यवस्था थी। घर से निकलने वाला पानी को नालियों के माध्यम से बड़े नालों से जोड़ा गया था। सड़क के किनारे रहते थे। इस प्रकार सफाई पर अधिक ध्यान दिया गया है। जल निकासी की बेहतर व्यवस्था को अगर देखा जाए तो वर्तमान यानी कि आधुनिक नगरों में भी एक बड़ी चुनौती है। तो इस आधार पर उसकी नगर निर्माण योजना को हम समझ सकते हैं। ये उन्नत नगर निर्माण योजना को इस आधार पर हम समझ सकते हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। अब विशाल स्नानागार को आप देखें, ये जो आप देख रहे हैं अपने फोटो में, ये है स्नानागार। ये दोनों एक ही फोटो हैं। ये स्नानागार है, ये है स्नानागार। इधर ये वाला जो स्नानागार है ये गढ़ी क्षेत्र है, ऊपर जहाँ शासक वर्ग रहता है, यहीं पर स्नानागार बना है। मोहनजोदड़ो से मिला है ये। इसके और पास देखें तो सीढ़ी बनी हुई है। देखो ये सीढ़ियों को ध्यान से देखना है। इसके और पास ये कमरे बने हुए हैं कपड़े बदलने के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि इसका धार्मिक महत्व रहा होगा। कुछ लोग इसे धार्मिक महत्व से जोड़ते हैं। चलिए आइए आगे। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए मिले हैं। अनुमान लगाया जाता है कि इसका धार्मिक महत्व रहा होगा। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिला है। हड़प्पा में भी अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं जो संख्या में 6 और मजबूत चबूतरों पर स्थित है। अब अन्नागार जो मिला है मोहनजोदड़ो से भी मिला है, हड़प्पा से भी मिला है। ये चबूतरे पर मिले हैं जिससे कि हवा लग सके। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये बहुत उन्नत व्यवस्था है। बड़ी सड़क, ये छोटी सड़कें जो बड़ी सड़क से मिलती थी। प्रत्येक घर के आंगन में एक कुआं मिला है जिसमें जो पानी आता था वो नदी से रिस रिस करके आता था। धौलावीरा में कृत्रिम जलाशय निर्माण का साक्ष्य हमें मिलता है। पहले सड़कें और नालियां बनाई गई, बाद में घर बने। कुछ विद्वानों का मानना है ये संभव नहीं था, लेकिन हम ये मान के चलते हैं। तो नगर निर्माण योजना में हमें क्या देखने को मिलता है?
बेहतर जल निकासी की व्यवस्था। अगर आज भी देखा जाए जो हमारे यहाँ के नगर हैं, जैसे कि बम्बई है, मुंबई है, चेन्नई है, यहाँ क्या है, दिल्ली है, बाढ़ देखने को मिलती है हमें। बाढ़ भी 1 महीने पहले बाढ़ और फिर दूसरे महीने ही यहाँ हमें सूखा देखने को मिलता है। देखिए आप आज का प्रबंधन देखिए कैसा है। लेकिन धौलावीरा में आप देखिए वहाँ पर हमें कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। आज के समय में स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आप हड़प्पा सभ्यता में देखिए स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। अलग से स्विमिंग पूल बनाए गए हैं, स्विमिंग पूल मतलब स्नानागार बनाए गए हैं, और विशाल अन्नागार जो पाया गया है, कहीं ना कहीं ये एफसीआई के द्वारा बनाए जाने वाले गोदाम को दिखाता है आज के समय पर। और जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे कि हरिद्वार के घाट, वहाँ पर नहाने के बाद कपड़े बदलने की शायद उतनी उन्नत व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन सारी व्यवस्थाओं का ख्याल रखा गया है। अगर एक प्रकार से कहा जाए तो आज की सभ्यता में हमें ये सीख मिलती है, यानी कि हमें ये जानने को मिलता है।